चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इतिहास की कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और बीपीएससी टीआरई जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग बताएं कि जो कॉमन पेपर है आपका 40 अंक का, उसमें आपको आधुनिक भारत का इतिहास अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप चाहे तो 8 में 8 जो है वो इससे ला सकते हैं 40 अंक में। ठीक है, इसी का जो सीरीज है वो आपका शुरू हो गया। एप्लीकेशन पे आपको निरंतर जो है आपका पहला क्लास भी हो गया है। उसमें कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, आपको उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में क्या क्या चीज पढ़ना है, उसको हम लोग 4 खंडों में बांट कर करके चीजें मोटा मोटी पहले भी बता दिए हैं। और जो चीज उसमें से छूटा हुआ पोर्शन है वो नोट्स में आपको दे दिए गए। ठीक है, उसको एक झलक देख लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हम लोग जो भी आपको यूनिट पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बातें था भाई कि जो ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ शासन किए तो कुछ छोड़ करके गए, उसी के आधार पे हम लोग आगे काम किए हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ब्रिटिश शासन की जो देन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको नोट्स में ऐड कर दिया गया है और वहां आपको समझा देंगे। तो आज की जो कक्षा है वो आपका कहीं ना कहीं आधुनिक भारतीय इतिहास का हम लोग शुरुआती कर लेंगे। और आप सब जानते हो कि इसकी शुरुआत जो होता है वो कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होता है। तो दो चीज आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास कहने के पीछे का क्या कारण है कि कोई एक डेट जो है वो निर्धारित तो करता नहीं है ना। तो कई लोग औरंगजेब की मृत्यु मानते हैं, आज एक और नए कारण हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और जैसे जैसे अलग अलग चीजों के समझ बनते चल जाएगी, एक कारण नहीं आपको कई ऐसे कारण होगा। अगर कोई कहेगा कि मध्यकाल से आधुनिक कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है तो कई आपके पास जो है वो कारण होंगे। ठीक है, तो आपको बताते चले कि मुख्य रूप से अगर शिक्षक भर्ती के अगर देखते हैं बिहार में बीपीएससी के थ्रू, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको 1885 से लेकर के 1947 तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि इससे पहले की अगर कड़ी समझेंगे तो इतिहास पढ़ने में मजा आएगा। इधर से भी अगर करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको पक्का जो है वो आपको 1885 से पहले से रहेंगे। और एग्जाम में आप जानते हो कि पॉइंट के लिए मेरिट जो है वो किसी का लग जाता है, किसी का हट जाता है। तो हम लोग एकदम पॉइंट पॉइंट के ऊपर में काम करेंगे और एक अच्छा समझ बनाएंगे कि क्वेश्चन कहीं से आएगा तो छूटे नहीं। तो आज के सेशन जो है वो शुरू होता है आपका आधुनिक भारत के परिचय से। और इसमें बेसिक बात आपको पहले तो जानना है, पहले जानना है कुछ यूरोप के देश भी आपको बता देंगे, किधर अफ्रीका पड़ता है, किधर आपका अरब का इलाका है, किधर यूरोप का इलाका है, पहले इससे रूबरू हो जाइए। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेंगे इधर से तो हमारा एक दोस्त, एक मित्र, हमारा छोटा भाई जो है वो अलग हो गया है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान। क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान के जस्ट पड़ोसिया ऊपर में अगर बात करेंगे तो इधर दुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, ये पाकिस्तान की सीमा और इसके आगे जो है वो दुरंड रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में ये है। इधर इसके पास में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, और ये याद रखेंगे इस तरह से पाकिस्तान का ये पड़ोसिया हो जाता है। इसका नाम क्या है? तो अफगानिस्तान है। नाम भी लिखते रहेंगे ताकि आप याद में कर ले। ये आपका अफगानिस्तान है, थोड़ी सी मोटी कर ले ताकि अच्छे से दिखे। अफगानिस्तान के अगर और पश्चिम में आप जाएंगे, इधर साइड में बढ़ रहे पश्चिमान, तो ये भैया आपका हो गया एक देश, इसे कहते हैं ईरान। ईरान के जस्ट और अगर पश्चिम में जाएंगे तो ये मिलेगा आपका इराक, है ना। सद्दाम हुसैन कहानी पढ़े होंगे। और ये इराक का ही पड़ोसिया है कुवैत। एक बार दोनों ना लड़ गया था तेल को लेकर के। ठीक है, कुवैत के ऊपर में इराक का कब्जा हो गया था और तमाम तरह की बातें आप लोग पढ़े ही होंगे। और ये रहा आपका सऊदी अरब का कंट्री, है ना। चलिए, तो ये आपका सऊदी अरब, इधर में अलग सेक्शन है, इधर में अलग सेक्शन। यमन, ओमान पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं। इधर के सेक्शन से अभी हमारा काम नहीं है। अभी जो काम है उसको हम पहले दिखाने का प्रयास करें। थोड़ी सी चीजें इधर हो गई है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझना है आपको इस तरह से, है ना। अफ्रीका को समझेंगे, हालांकि ये चापुट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जो मुख्य रूप से समझने का बात है उस पर हम लोग जो है वो काम करेंगे। हालांकि इसको थोड़ा सा और अगर करना चाहे अच्छा तो कोई बात नहीं, हो सकता है ना। प्रयास के जरिए सब चीज जो है वो संभव होता है। फिर देखिए इधर ही आ जा रहा है। चलिए, तो ये आपका अगर बात कर लेंगे तो मोटा मोटी अगर बात करें भैया तो ये आपका अफ्रीका हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश हैं, यही वो अफ्रीका है कि जहां पूरे दुनिया में सबसे पहली बार मानव कहाँ आया है? तो अफ्रीका में आया है। और अफ्रीका के किस देश में आया है? तो इथोपिया में आया है। ये बात तो आप जानते होंगे, है ना। इसमें आपका सूडान है, दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी अफ्रीका है, इथोपिया है, कांगो गणराज्य है, कई देश आते हैं। ठीक, तो ये आपका अफ्रीका हो गया। इसको मैप को देखना बहुत जरूरी है। और इधर में अगर बात कर लेंगे तो अफ्रीका के ऊपर एक सागर है, इसे कहते हैं भूमध्य सागर। पहले तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ भौगोलिक परिचय अगर आप अगर जानते हो सभी चीजों के बारे में तो इतिहास पढ़ने का मजा एकदम डबल हो जाएगा।
तो ये आपका सऊदी अरब का सेक्शन है और इधर आपका अफ्रीका महादेश है और बीच में एक सागर है। इस सागर को कहते हैं लाल सागर। अगर कलर से ही लिख दे तो आपको जानना और आसान हो जाएगा। एकदम सागर वाला है तो पानी देखो ब्लू होगा, लेकिन लाल सागर कहते हैं तो हमने लाल से डिनोट कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं तो इधर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो खाड़ी है ये बहुत बड़ी खाड़ी है भाई, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जहां स्थलीय इलाका में पानी घुस जाए तो इधर से स्थल शुरू हो जाता है और समुद्र का पानी इधर, तो उसको क्या कहते हैं, खाड़ी वाला इलाका। ये जो देख रहे हैं ये गल्फ का भाग है। ठीक है, चलिए, और इसे कहते हैं फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी, याद रखते चलेंगे। तो ये वाला जो इलाका है, इस फारस की खाड़ी के रास्ते भी इधर सऊदी अरब, इराक है, कुवैत है, इनसे ये फारस की खाड़ी के साथ जो है वो भारत में आ सकते हैं। और भारत में भी यहाँ पर गुजरात के पास में खंभात की खाड़ियां है। ठीक है, चलिए, तो हमारे यहाँ भी गल्फ का इलाका है। इधर देखिए ये गल्फ का इलाका है, जिसे खंभात, बंगाल की खाड़ी हो गया, ये फारस की खाड़ी हो गया, यहाँ आपका गुजरात के पास में खंभात की खाड़ी हो गया, यहाँ पे आप जाएंगे मन्नार की खाड़ी होंगे, कई खाड़ी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इधर में भी आपका समुद्र का इलाका है और नीचे ये आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर जो है वो भारत के नीचे से लेकर के अफ्रीका इधर तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेसिक बात आपको समझते चलना है। अब ये कंट्री याद रखेंगे, भारत से जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे, एकदम ध्यान से चेतना से अगर देखेंगे तो पहला पाकिस्तान, छोटा भाई पड़ोसिया मिल जाएगा पाकिस्तान, उसका पड़ोसिया कौन हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, और ऊपर से हमारे यहाँ भी आकर के अफगानिस्तान की सीमा जो है वो लग जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अफगानिस्तान के बाद बढ़ेंगे तो ईरान मिलेगा, ईरान के बाद इराक मिलेगा और इराक के पास में आपका कुवैत भी है। ठीक है, और नीचे ये सऊदी अरब का बेल्ट हो जाएगा। ये आपका जो भाग दिख रहे हैं ये सऊदी अरब है, थोड़ा अलग कलर से लिख दे ताकि आपको एकदम इजीली जो है वो दिख पाए, ये सऊदी अरब का इलाका। ठीक, अब बात ध्यान सुनेंगे, यहाँ ध्यान सुनेंगे, तुर्की है एक देश है। यहाँ पे आप ये समझ जाइए यहाँ पे कि ये अफ्रीका है और इधर ये पूरा एशिया का ही सेक्शन है। यहाँ पे ये स्थल का इलाका है। ठीक है, किसका इलाका है भाई, तो स्थल का इलाका है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये भूमध्य सागर है, सागर का भी नाम लिख दे। इस सागर का नाम क्या है, तो इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी कहते हैं। तो इधर भूमध्य सागर, नीचे लाल सागर और बीच में स्थल वाला लैंड मास का इलाका है। ठीक, यूरोप को अगर देखना चाहे तो यूरोप में भी इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से कई कंट्रियां जो है वो आपको यूरोप में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कई कंट्रियां जो है, एक मिनट थोड़ा सा समय देते चलेंगे, काफी खूबसूरती से आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको घबराना जो है वो एकदम नहीं है, है ना। चलिए, इस तरह से यूरोप का भाग आकर के इधर जो है वो आपका एशिया से भी लग जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो यूरोपीय कुछ कंट्रियों का भी नाम आपको याद करा दे। यूरोपीय कंट्री का नाम कैसे आपको याद होगा, तो ये आपको ध्यान से देखना है, यूरोपीय कंट्री का नाम आपको समझना है। जैसे मान करके चलिए कि ये जो है वो आपका यूरोप का इलाका है। अभी हम आपको सिखा देते हैं, आप कहीं भी जा करके और मैप निकालेंगे, आप फटाफट से जो है वो जवाब देंगे। तो देखिए इधर में आपका भूमध्य सागर अभी कुछ देर पहले बताया, और इधर जो है वो उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, बीच में एस आकार की आकृति बनाने वाला अटलांटिक महासागर है ना, जानते हो अटलांटिक महासागर है ना। टाइटेनिक यही जाकर के डूब गया था इसी महासागर में। अब ध्यान से सुनेंगे बात को, सबसे पहले कंट्री कौन मिलेगा, तो ये सबसे पहले अगर आप अटलांटिक महासागर से जाते हैं या फिर आप जो है वो ये आपका अफ्रीका है और अफ्रीका से लाल सागर के लैंडमास ये स्थल को पार करके फिर इस सागर में आ गए और सागर से फिर अगर यूरोप में आप घुसना चाहेंगे तो पहले आपको देश मिलेगा, इसको कहते हैं पुर्तगाल। क्या कहते हैं, तो पुर्तगाल इसी को नाम है, यही से वास्को डी गामा आएगा। तो पहले अगर भौगोलिक चीजों की जानकारी हो तो इतिहास पढ़ने की जो खूबसूरतियां हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपको चीजें ज्यादा समझ में आने लगेगा, इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो पहले ध्यान सुनेंगे, इसका नाम है क्या भाई, तो पुर्तगाल है। क्या नाम है इसका, तो पुर्तगाल है, याद रहेगा आपको। चलिए, पुर्तगाल के जस्ट बगल में एक देश है, इसको कहते हैं स्पेन। क्या कहते हैं, तो इसको स्पेन कहते हैं, मतलब स्पेन पुर्तगाल का पड़ोसिया है। और जब कोलंबस की बात होगा तो स्पेन की ही बात होगा। हालांकि कोलंबस इटली का रहने वाला है, लेकिन अगर खोज के लिए जब वो आगे आएगा तो स्पेन में, क्योंकि शुरू जब खोज का युग चला था तो स्पेन और पुर्तगाल दोनों में बहुत कंपटीशन था। दोनों जो है वो अलग अलग देशों की खोज करा रहे थे। अलग अलग मतलब क्या, कि जहां से हम व्यापार कर सकते, जहां से कहीं ना कहीं हमारी कल्चर वहां जा सके, जहां से हमको व्यापार में खूब मुनाफा मिल पाए, बहुत तरह की चीजें थी इनका। इसके लिए दोनों में शुरू में होड़ हगे। अच्छा, ये होने के पीछे का और कारण, ये तो यूरोप का ठंडा इलाका, यहाँ मांस की खपत, ये सारी तो पढ़े ही होंगे।
इसके अलावे इनके यहाँ धीरे धीरे कई सेक्टर में खोज होने लगे, चाहे वो पठन पाठन से संबंधित हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, कई चीजों में, चाहे वो इंडस्ट्री वगैरह हो, इन सभी क्षेत्रों में जब इनके यहाँ इस तरह की चीजें होंगे तो उसको कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्री लगा रहे तो कच्चे माल के रूप में दूसरे देशों पर निर्भर होने लगे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे देश है। इंडस्ट्री चलाना और इंडस्ट्री को पूर्ति करने के लिए भारी संख्या में रॉ मटेरियल कच्चा माल जुटाना इनके बस की बात नहीं है, तो इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर होंगे और उसके लिए वो अलग अलग उस तरह के देशों की खोज करेंगे। खैर जो भी हो, तो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल के जस्ट बगल में स्पेन। एक सीक्वेंस में पहले तो हम देश आपको याद करा दे कुछ, तो आपको याद रखना है पुर्तगाल के बगल में स्पेन, स्पेन के जैसे ही बगल में बढ़ेंगे तो ये फ्रांस का इलाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस का इलाका। ठीक है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये फ्रांस का इलाका होगा। मैप थोड़ा सा आप देखेंगे घर पे ले जाके तो थोड़ा सा जो है वो मैप कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। ठीक है, कैसे अलग होगा तो अभी आपको हम बता देते हैं कैसे होगा। मान करके चलिए कि ये हो गया, ठीक है, ये पुर्तगाल, ये स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस। फ्रांस की जो सीमा हो जाती है वो जाकर के सट जाती है जर्मन से। किससे सटेगी? जर्मन। और जर्मन के दक्षिण में मिलेगा आपको एक देश मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? तो ऑस्ट्रिया कहलाएगा। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा। आप पढ़े होंगे ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक के बारे में क्लास 10th में, है ना। चलिए, और ये ध्यान सुनेंगे, यही ऑस्ट्रिया की सीमा इधर इटली से लग जाएगी और ये इटली है, जर्मन है और ये आपका फ्रांस है और बीच में एक देश लगेगा, छोटा सा देश है, इसको कहते हैं स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के अंदर में ही जेनेवा है। आप कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पढ़ेंगे कि उसका जेनेवा है ना। बड़ा ही शांत और बढ़िया देश है भाई, यहाँ मानव विकास सूचकांक भी काफी अच्छा रहता है। ये आपका देश क्या है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के नीचे इटली और ये ऑस्ट्रिया के भीतर इटली, ऑस्ट्रिया के सीमा जर्मन। और यही जब इतिहास भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर हर देश चाहता है, हर कोई देश पड़ोसी वाला चाहता है कि हमारा पड़ोसिया जो है वो आगे न बढ़ जाए। जैसे भारत चाहता है कि पाकिस्तान ना आगे बढ़े, पाकिस्तान चाहता है कि भारत ना आगे बढ़े। आपके जहां घर होगा, मकान होगा, आपके मकान से जिसके घर सट रहे होंगे दूसरे जाति आपके गोतिया का ही होगा, तो आप भी चाहेंगे कि हमारा मकान ही ज्यादा ऊंचा और ज्यादा अच्छा हो, हमारे दरवाजे सबके दरवाजे के से ज्यादा अच्छा हो। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को समृद्ध बनाना चाहेंगे कि आसपास में हम सबसे समृद्ध हो। वैसा ही एक देश के साथ होता है। और वही पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनों के एकीकरण होने में बाधा बनेगा और इटलियों के एकीकरण में बाधा बनाएगा। आप देख रहे हैं भूगोल की दृष्टि से कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया की सीमा कहीं ना कहीं जर्मन से भी और इटली से। तो कोई चाहेगा भैया कि हमारा पड़ोसिया मजबूत हो? नहीं, तो इसमें दोनों में बाधा हो जाएगा। ठीक, अभी एक सीक्वेंस में आपको पहले याद कराना देश। देखिए कैसे याद होगा, तो कोई भारी नहीं। आपको लग रहा है कि भारी है, देखिए हमारे क्लास में लगभग चीजें हम आपको इजी करा दे। पहले अगर अटलांटिक से अगर जाएंगे तो यूरोप का पहला देश मिलेगा जिसे कहते हैं पुर्तगाल। क्या कहेंगे? पुर्तगाल कहेंगे। पुर्तगाल के बगल में जाएंगे इधर में, इधर मतलब पूर्व साइड में, तो मिल जाएगा आपको एक देश जिसे कहते हैं स्पेन। याद रखेंगे, पुष्प देकर फंसा लिया। पुष्प देकर क्या कर लिया? फंसा लिया। कुछ नहीं याद रहे तो ट्रिक मारिए कि पुष्प, पुष्प मतलब पुष्प कैसे होता है, तब पुष्प ऐसे लिखते हैं ना आप, पुष्प, तब पु से पुर्तगाल, आधा स प से स्पेन। पुष्प मतलब पु से पुर्तगाल, आधा स प से स्पेन। पुष्प देकर के क्या कर लिया भाई? तो फंसा लिया, है ना। क्या कर लिया? फंसा लिया। तो फंसा लिया का मतलब बस जस्ट बगल में स्पेन के बाद जो हो जाएगा वो फ्रांस। कई जगह पे पहले ये गॉल का इलाका होता था, यहाँ फ्रेंच जनजातियों का जो है वो इलाका था। कि कक्षा 11th के इतिहास में बहुत बाखूबी ढंग से इस फ्रांस की जो चर्चा है वो आपको पढ़ना था। ठीक है, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पुर्तगाल, स्पेन और ये फ्रांस, और फ्रांस की सीमा किससे लग जाएगी? तो जर्मन से लग जाएगी, है ना। और जर्मन के दक्षिण में कौन हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। जर्मन के दक्षिण में ऑस्ट्रिया। और इसकी जो सीमा है वो दक्षिण में आपका किससे लगेगा? जूता के तरह आकार के रूप में आपको मिल जाएगा हाई हिल के सैंडिलियन। इसका जो है उद्देश्य का नाम क्या है? इटली है। और इटली नीचे में भूमध्य सागर से लग जाए। बीच में एक छोटा सा देश जिसको कहते हैं स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इतने देशों का नाम याद रखो। देखिए ध्यान सुनेंगे, पुष्प देकर फंसा लिया। अब फंसा लिया तो मित्र कह रहा है कि खाली फंसावे से काम नहीं चलेगा, फंसाने के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं जाओ और उसको कुछ खिलाओ पिलाओ। कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो लंबा समय तक चलेगा, नहीं खिलाओ पिलाओगे, खर्चा नहीं करोगे तो वो कहानी चल जाएगा, दूसरा के साथ चल जाएगी, फिर फेरा में पड़ जाओगे तुम। तो वो कह रहा है दोस्त कि जाओ जाके कुछ खिलाओ। अब कह रहा है ना कि आस्ते से, एक बात ध्यान सुनेंगे, जाओ जाके आस्ते से। आस्ते से मतलब जाओ रहे बहाना कर करके और उन्हें से कुछ ले करके आगे सरप्राइज, समझ रहे बात ना। उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होगी, ज्यादा खुश होगी, तुम पे एकदम ढरिए जाएगा, समझ रहे बात को। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जाओ जाके आस्ते से। आस्ते से कौची लेके आना है? तो इटली लेके आ जाना है। क्या लाना है? इटली। हालांकि इटली के जमाना चल गया, इटली से अभी सब नहीं होगा।
अब मोमो जब पिज्जा क्या क्या के जमाना आ गया है तो वो चल रहा है ना। तो ध्यान सुनेंगे, तो जाओ जाके आस्ते से इडली लेके आओ, लेकिन इडली कैसा है, स्वीट है, मीठा वाला इडली है, समझ रहे बात ना, वैसा इडली लेके आना। तो दोस्त कह रहा है कि जाओ जाके आस्ते से स्वीट इडली लेके आओ। स्वीट कहेंगे तो स्विट्जरलैंड आप सोचिएगा, इडली लेके आओ मतलब इडली हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 यूरोप के 7 देशों का नाम आपको याद हो गया, कोई भारी नहीं है। कह रहा है पुष्प देकर फंसा लिया, पुष्प पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ठीक, जाके आस्ते से स्वीट इटली लेकर के चली। अब इसको अगर आप बाखूबी आप जान रहे हैं तो आगे के सेशन जो है वो आपके ही लिए ही है, सब चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले अगर देश बढ़ेंगे इधर तो क्या मिल जाएगा आपको, तो मिलेगा आपको पुर्तगाल। पुर्तगाल के बगल में आपको क्या मिल जाएगा, एक देश स्पेन। स्पेन के किधर मिल जाएगा, ये जर्मन, और फिर जर्मन इधर जो है आपका रसिया से आगे चल करके सट जाएगा, ठीक। और ये जर्मन के नीचे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ये वाला इलाका इटली, और बीच में एक देश कौन है, स्विट्जरलैंड, ठीक। और ये इटली और इन सब के यूरोप के नीचे जो है वो आपका एक सागर है जिसे कहते हैं भूमध्य सागर। देखिए आप कक्षा 11th की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11th के इतिहास में एक पढ़ना था आपको, रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना था। ये साम्राज्य की बात कर लेंगे तो खूबसूरती थी कि ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आप देख पाएंगे कि जब इस तरह से क्षेत्रों को फैलेगा तो इसमें यूरोप का भी क्षेत्र ज्यादा ही खींच दिए, कुछ ऊपर और नीचे होगा। इसमें यूरोप का इलाका इधर आ गया तो एशिया का भाग, और ये अफ्रीका का उत्तरी वाला जो इलाका था, इन तीनों महादेशों में एक साम्राज्य था जिसे रोमन साम्राज्य कहते हैं। दरअसल रोमन साम्राज्य आगे चल करके टूट गया, और टूटने के बाद इधर के रोमन साम्राज्य एक पश्चिम वाला हो गया और एक पूरब में। पूरब में जब रोमन साम्राज्य आया तो इधर कुंस्तुनतुनिया साम्राज्य आ गया, ठीक है। तो कुंस्तुनतुनिया जब हो गया तो कुंस्तुनतुनिया पर क्या किया कि फिर एक बार तुर्कों को कब्जा हो गया। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया कि कुंस्तुनतुनिया पे जब तुर्कों का कब्जा हो गया तो यहाँ पे कुंस्तुनतुनिया का, इसी को पतन कहा जाता है, ये 1453 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से समझना है, अगर इस लकीर को पहले हटा दे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। आपको समझना क्या है कि यहाँ से कुछ ऐसे यूरोप का देश आता है और इधर में कुछ एशिया का भाग, और यहीं पे याद रखेंगे यहीं पे एक इलाका है। हालांकि ये पूर्वी जो है वो आपका रोमन साम्राज्य का हिस्सा था जहां पे बैजेंटिया शासन चलता था, और वहीं पे ध्यान रखेंगे ये वही इलाका था जहां के यूरोप के तमाम व्यापारी जो है अगर हिंदुस्तान से व्यापार करते थे तो ये यूरोप के व्यापारी स्थल मार्ग के जरिए ये यूरोप से ये एशिया में आते थे, और एशिया में इधर का जो इलाका है जिसे आप अरब का इलाका कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इन अरब के इलाका को होते हुए जिसमें इराक है, ईरान है, इसमें आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, ऐसे रास्ते में भारत में आते थे। अतः ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि 1498 से पहले हम लोग जो है वो यूरोपीय से नहीं जुड़े हुए थे। अगर बात कर लेंगे तो प्राचीन समय से ही आप देखे होंगे कि इधर में चीन है ना, एक चीन है, और चीन में अगर बात कर लें तो प्राचीन काल में चीन से एक मार्ग जो है वो भारत के उत्तर से मध्य एशिया के देशों से, कई देशों से होते हुए ये यूरोप के देशों तक कनेक्ट था, जिसे कहते हैं रेशम मार्ग, है ना। रेशम मार्ग की कुल लंबाई कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6500 किलोमीटर रेशम मार्ग था चीन से। इसको कहते हैं सिल्क रूट, है ना, सिल्क रूट कहते हैं, चूंकि इससे सबसे ज्यादा जो है वो आपका रेशम का ही व्यापार होने के कारण इसे कहते हैं सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो इससे क्या हुआ था कि इसी मार्ग पे प्राचीन काल में कुषाण वंश के महान शासक था जिसका नाम कनिष्क था, और कनिष्क का इसी रूट पे कब्जा हो गया था। समझ रहे बात ना, प्राचीन काल के ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब अभी अभी जो है वो ईस्वी की शुरुआत हुई है, समझ रहे बात ना, 0 से अभी 100 साल भी इसमें कंप्लीट लगभग नहीं हुआ था। उस समय याद रखेंगे कि कनिष्क का इस पे कब्जा हो गया था, और ये कनिष्क कहाँ का शासक है, तो भारत का ही शासक है, कुषाण वंश का शासक है, ध्यान से सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो मध्य एशिया और यूरोप के देशों से प्राचीन काल से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। हालांकि हड़प्पा की बात चलती है, लेकिन हड़प्पा में व्यापार जो है वो चीन वगैरह इस सब से नहीं होता था, यूरोप साइड से नहीं होता था। तो मुख्य रूप से हड़प्पा का व्यापार जो है वो आपका इधर से होता था, ठीक है। इधर वाला इराक में दजला और फरात की सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, तो इधर से ही व्यापार होता था। और यहाँ पे जो है वो मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की भी सभ्यता थी, लेकिन यूरोप के तमाम जो है वो जानकारी नहीं मिलते हैं हड़प्पा के टाइम पे, ठीक है। अब बातें ध्यान सुनेंगे, लेकिन हड़प्पा के बीतने के बाद धीरे धीरे हम लोगों का व्यापारिक संबंध इधर था, लेकिन ये संबंध जो था आपको याद रखना है कि यूरोप तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं स्थल मार्ग कहते हैं। याद रखेंगे कौन सा मार्ग, स्थल मार्ग।
मतलब ऐसा नहीं कि इस्लामिक जब आक्रमण हुआ तो भी स्थल मार्ग से लेकर के आए, बहुत सारे सेनाओं का काफिला स्थल मार्ग से आए। जब वो क्षेत्र को जीत गए तो अरब साइड से काफी जो है वो यात्री, लेखक, व्यापारी वो भारत में आने लगे। तो हम लोग प्राचीन काल, मध्यकाल से ही हम लोग जुड़े हुए थे, कहा भाई, तो अरब साइड में और यूरोप के देशों से। लेकिन यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया तो ये अरब के व्यापारियों का इधर कब्जा हो गया। अब इसको क्या किए कि यूरोप वाले को भारत पहुंचने नहीं देते थे। अब नहीं पहुंचने देने के पीछे का एक फायदा था कि यहाँ से माल जो है वो सस्ता खरीदते थे इंडिया से, और ये माल को यूरोप वाले को बेचते थे, तो यहाँ से खरीद करके इधर एक्सपोर्ट कर दिए। समझ रहे बात? तो अगर ये मान के चलो कि 10 रुपया में खरीदे हैं तो ये कह दिए उधर जाके कि 50 रुपया में हमको मिला है, तो इसीलिए हम आपको 60 रुपया में दे रहे हैं। कैसे व्यापारी कहता है एकरा में नहीं पसता है, अगर एकरा में बसता तो आपको दे नहीं देते, आपको तो हम चिन्हबे करते हैं, आपको तो हम जानिए न रहे हैं, आप तो हमारा इसे डेली ले जाते हैं, जो नहीं बच रहा है, 2 रुपया बच रहा है, 4 रुपया बच रहे हैं, कभी तो कहेगा कि खरीद पे आपको दे रहे हैं। अब रखे से अच्छा है, फेंकाई से अच्छा है कि खरीद पे। वही काम जो है वो अरब के व्यापारी भी कहता था, क्या करता था कि भारत से एकदम सस्ते में कोई भी मसाला हो, चाहे आपका कोई भी आपका सिल्क हो, समझ बात ना, रेशम वगैरह हो, इसके अलावा कोई भी चीज यहाँ से खरीदता अरब वाला व्यापारी, यूरोप के यहाँ आने नहीं देता इधर से, इसको ये बेचता महंगे दामों पर। अब यहाँ पे बेचारा यूरोप वाला फेरा में फंस गया, इधर से जाने दे नहीं रहा है हिंदुस्तान। तो इसी क्रम में यहाँ से आगे के वो जब कंट्री, जैसे यूरोप में अगर शुरू करेंगे हम लोग, कहां से भाई, तो अटलांटिक, ये आपका अटलांटिक महासागर से, समझ रहे बात ना, तो ये पहला देश मिलेगा पुर्तगाल, और उसके बाद स्पेन। इस सब में होड़ मच गया कि भाई भारत खोजो, समझ रहे बात ना, क्योंकि पहले भी ये लोग भारत से व्यापार करते थे, भारतीय लोगों को जानते थे, भारत से खूब वस्तुओं की मांग थी। मांग वाले वस्तुओं की बात कर लेंगे तो उसमें सबसे बढ़िया मसाला में भी अगर बात कर लेंगे तो भारत में एकदम बढ़िया उन्नत किस्म का इलायची होता था, समझ रहे बात ना, जिसका मांग यूरोप के बाजार में खूब था। इसके अलावा इलायची के अलावा दालचीनी मसाला में आप लोग देखे होंगे लकड़ी की तरह होता है, समझ रहे बात ना। आप गरम मसाला ये सब लेते होंगे तो लकड़ी की तरह जो होता है उसी को दालचीनी कहते हैं। कई लोग सोचता है कि दालचीनी का मतलब कि दाल अच्छी नहीं, ऐसा नहीं आपको सोचना है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाले वैरायटी थे, जैसे अगर काली मिर्च की अगर बात कर लेंगे, जिसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये काली मिर्च है, इलायची है और ये दालचीनी, मसालों में ये जो वैरायटी है ये भारत में एकदम अच्छा होता था। अभी भी आप जानते हो कि केरल दक्षिण के एकदम हिस्सा वाला इलाका है, और ये साइड में अगर हम देखते हैं तो ये मसालों का अभी भी भाई राजा है ना। तो केरल में सबसे ज्यादा भारत में मसाला होती है। अब यहाँ बहुत सारे केरल से संबंधित बातें करेंगे, लेकिन अभी समझिएगा। अब क्या है कि पहले तो यूरोप वाले इधर स्थल मार्ग से आते थे, लेकिन यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद यूरोप के अब लोग जो है वो भारत नहीं आ रहे। हालांकि दक्षिण में भी केरल के राजा बहुत सारे जो है वो बहुत साल हो गए किसी गोरे लोगों का चेहरा नहीं देख रहे थे, तो लगा क्या हो गया भाई, गोरे लोग आ नहीं रहा है। अब खाली व्यापार करने के लिए आता था दक्षिण में कौन भाई, तो इधर फारस के साइड से, अरब और फारस के इलाका से ही ये व्यापारी लोग आते थे। तो अरब के व्यापारी इधर से माल ले जाए, उधर पुर्तगाली लोगों को, पुर्तगाली हो चाहे स्पेन हो, यूरोप के किसी भी देश का हो, इटली उटली, उन सबको देता था। तो ये परंपरा चल रहा था, है ना, यही कहानी था। अब इन लोगों को लगा कि इतने महंगे में वस्तुओं खरीदेंगे तो फिर कैसे होगा, इसीलिए भारत खोजो ताकि हम डायरेक्ट भारत से व्यापार करेंगे, और भारत में यही वस्तु बहुत सस्ता मिलता है, इनको भरोसा भी था। और इसमें खोज की शुरुआत हो गई। इसमें पुर्तगाल से जो है सबसे पहले, आपको बाद में जब हम कड़ी दर कड़ी पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे कौन खोज किए, तो आपको हम सब बार्थोलोमियो, सब डियाज फियाज सब के बारे में पढ़ा देंगे कि कैसे कब चरा नहीं चरा। अभी हम डायरेक्ट जो है वो आपको चलेंगे पुर्तगाल में एक फेमस व्यक्ति जिन्हें भारत के खोज का श्रेय दिया जाता है, जिसका नाम वास्को डी गामा है। हालांकि वास्को डी गामा से पहले भी पुर्तगाल के ही जो लोग हैं वो खोजने के लिए आएगा। वो सारी कहानी पढ़ाएंगे कि कैसे अफ्रीका के दक्षिण वाले भाग में आकर के रह जा रहा है, तूफान आ गया था, वहीं से भाग गया, इसको तूफानी द्वीप भी नाम दे दिया। तमाम बातें पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनेंगे, 1497 के आसपास में वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल से कहा चल गया भारत की खोज करने के लिए। इससे पहले एक व्यक्ति पुर्तगाल का ही जो है वो अफ्रीका के दक्षिण वाले भाग पे आया था, तो कहीं ना कहीं वो भी उनको राह दिखाने के लिए गया था, समझ रहे बात। और ये क्या था कि पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों जो राजा है कहीं ना कहीं बाकी लोगों के ऊपर में, मतलब अलग अलग नाविक जो लोग हैं वो नाव से जाओ और अलग अलग नए नए जगह का रिसर्च करो, खोजो, और उनपे वहां के जो राजा है वो खर्च भी करते थे। मतलब राजा रुचि लेते थे नए क्षेत्र की खोज में।
अब रुचि क्यों ना हो भाई, जिधर से खूब व्यापार हो, खूब पैसा अर्जित होता है, तो भाई रुचि लेना, इंटरेस्ट होना तो आम बात है। और इधर से ये सब छोटा छोटा द्वीप देश है, तीनों तरफ से देखोगे तो पुर्तगाल समुद्र से घिरा हुआ है, ऊपर में भी सागर, इधर भी महासागर, इधर भी सागर, है ना। तो कुछ है ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यापार से सब चीज चल रहा है, तो व्यापार पर पैसा क्यों ना इन्वेस्ट करे, समझ रहे बात ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कोलंबस जो है ये यहां से खोज करेगा स्पेन से, जबकि कोलंबस इटली की व्यक्ति है। तो कोलंबस जो है वो इटली को होने के बावजूद जो है वो स्पेन से खोज कर रहा है, स्पेन से निकल रहा है, और स्पेन के राजा उसको पैसा खर्चा कर रहा है। ये ध्यान से सुनेंगे। तो यहां तक आए, और यहां के आने के बाद हम बताएंगे कि अब्दुल मजीद के सहायता से जो है उनको मनी भी कहीं लिखा जाता है, कहीं मजीद भी है। मतलब एक गुजरात का व्यापारी जो है वो दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के टाइम पे भी दादा अब्दुल्ला का यह फैक्ट्री हुआ करता था, है ना। और जब अभी महात्मा गांधी वगैरह ये सब नहीं आए हैं, 400 साल अभी लगभग पहले की हम बातें कर रहे हैं, तो उस समय ध्यान से सुनेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर गुजरात का व्यापारी अभी भी यहाँ पर एक है, और यही जो है वो भारत जाने का मार्ग दिखाता है। और इधर से अफ्रीका के नीचे से ये कहा करते हैं भाई, तो वास्को डी गामा 3 जहाजों के साथ में जो है वही केरल के कोचीन बंदरगाह पे लाता है। याद रखेंगे, पहले इसे कोचीन ही कहते थे। क्या कहते थे? कोचीन कहते हैं, समझ रहे बात ना। और इसे कालीकट के नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे क्या कहते हैं इसे, तो कालीकट कहते हैं। ध्यान सुनेंगे। अब ये पहले कालीकट कहते हैं, अब इसे कोचीन के नाम से जानते हैं। ये केरल का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। और पहले ज्यादातर मसाला उसाला के व्यापार यूरोप से इधर से ही होता था, और इधर सब अरब सागर में जितनी जहाजें पहले एक टाइम पे आती थी, ज्यादातर ये केरल साइड में ही जाता था, और इसी बंदरगाह पर। इसीलिए याद रखेंगे कि कालीकट यानी जिसे आप कोचीन भी कहते हैं, तो कालीकट यानी कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का बढ़िया प्रश्न बनेगा कि अरब सागर की रानी किसी महाद्वीप को, किसे बंदरगाह को कहते हैं, सीपोर्ट को कहते हैं, तो कोचीन को कहते हैं, जिसे कालीकट के नाम से जानते हैं। तो 3 जहाजों का काफिला जो है वो आपका पुर्तगाल से निकला एक व्यक्ति जिसका नाम वास्को डी गामा है, और वो केरल के जो आपका कालीकट बंदरगाह है वहां पे लगा देता है। वहां के राजा जमोरियन होते हैं। राजा जैसे ही पुर्तगाली गोरे लोगों को देखते हैं, समझ जाते हैं कि एकदम उधर के ही है, तो जामोरियन वहां के राजा जो थे बहुत खुश हो गए, और इतना खुश हो गए कि एकदम खूब खातिरदारी किए। और जब पूरा एकदम सर्वे उर्वे कर करके और वास्को डी गामा जब लौट रहा था अपने देश, तो लौटते टाइम में यहाँ पे राजा खुश हो करके ढेर सारा जड़ी बूटी और ढेर सारा मसाला, तरह तरह के, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे इलायची हो, चाहे दालचीनी हो, तमाम तरह के जो है वो मसाले का वैरायटी इनको जहाजों पर लाद दिए। समझ रहे बात ना। और लाद दिए 3 जहाजों के काफिला ले कर करके, और ये वास्को डी गामा अपने अन्य सदस्य साथियों के साथ में कहाँ चले गया, तो पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल में जाकर के एकदम पूरा की झंडा गाड़ दिए, भारत के खोज लिए, है ना। और जब पुर्तगाल में गया ये, तो ये क्या किए कि जितने 3 जहाज का जो काफिला निकला था, जिस पर राजा खर्च किए थे हालांकि, लेकिन भारत में वो चीज कितना में मिलता है, तीनों जहाजों में आने जाने का खर्चा कितना हुआ, अगर ये सारे आने जाने के जो व्यय हुए, एक्सपेंडिचर है, खर्च है, इसको जब उसमें से हटा दिए, घटा दिए, ये लेस कर लिए, तो उसके बावजूद भी अभी भी अगर देखें कि अगर यही माल यूरोप के बाजार में बेचेंगे तो कम से कम उनको 60 गुना फायदा हो रहा था। मतलब वास्को डी गामा को भारत से ले जाकर के यूरोप पे बेचने वाले सामान में 60 गुना फायदा। उसमें भी अगर बात कर लेंगे तो आने जाने का सारा खर्चा हटा करके बताइए कितना फायदा हो रहा है। अगर कोई एक रुपया के यहाँ सामान खरीद कर करके और वहां 60 रुपया में बिक रहा है तो बढ़िया ना है जी। और इसी को देखा देखी एकदम उन लोग में होड़ मच जाएगी कि अब हम भारत में जाएंगे और व्यापार करेंगे। और जैसे ही कोई, आप जानते होंगे कि कोई रात रात आपके गौवा वाला बगलवा वाला कहीं जाए और अगला दिन आए तो एकदम इतना मालामाल हो गया कि आपको समझ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हैसियत से पता चल जाएगा कि भाई गया था 1-2-4 दिन हुआ है, आप पूरा एकदम कोठा पाटले है, 2 तला 3 तला एकदम ठेकैले है का भाई, तो कहीं ना कहीं उस पे आदमी लग जाएगा कि कैसे इतना पैसा आया, कहाँ से पैसा आया, हमरो एगो लड़का बेरोजगार है ना है तो हम अपने लड़का को वही भेजेंगे, पूरा का पूरा जो है वो चल लगता है। आज जैसे ही पता चला कि एगो बम्बई के फैक्ट्री यहाँ है, इतने दिन के इतना देता है, चाहे ये काम इतना, अगलो आदमी लग जाता है। जैसे ही पुर्तगाल व्यापार से एकदम पूरा धनी होने लगा, पूरा मुनाफा कमाने लगा यहाँ से अलग अलग, तो इसके देखा देखी अन्य बगल बगल के जो देश है वहां के अन्य कंपनियां भी जो है वो अलग देशों की तरफ जो है वो अपने फैक्ट्री कारखाने बना करके और व्यापारिक केंद्र वगैरह सब बना लिया, और उसके बाद अलग देश में जो है वो जाना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते सबसे पहले तो हमारे यहाँ पुर्तगाली ही आएगा और सबसे बाद भी इंडिया से पुर्तगाली ही जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। तो अब यहाँ से आने का मतलब क्या हो गया, भारत के खोज का मतलब क्या होगा, आप समझ गए कि जलीय मार्ग।
अब देखिए, ये कुस्तुनतुनिया का अगर पतन नहीं होता तो ये लोग जलीय मार्ग से नहीं आते, जैसे पहले स्थल मार्ग से आ रहे थे उसी तरह से स्थल मार्ग से ही आते रहते। तो इसमें बदलाव क्या है, हम पहले बताएं कि इतिहास में राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, अगर इन पक्षों में बदलाव हो जाएंगे, चेंजिंग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि इतिहास का एक फेज बदल जाए। तो पहले जो क्रम था, इधर से स्थल मार्ग से लोग आते थे, लेकिन अब ये स्थल मार्ग से ना आकर करके ये समुद्री मार्ग से आने लगे, तो कहीं ना कहीं समुद्री मार्ग से आएंगे। अब इनका अलग मकसद होगा, डायरेक्ट भारत से व्यापार करेंगे, और समुद्री मार्ग से आने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों में परिवर्तन होगा। और इसी से कहीं ना कहीं कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन एक संकेत देता है कि भारत में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होता है, उसके बाद मुगल कमजोर हो जाते हैं, और जो भी बाहर से व्यापारी धीरे धीरे आए थे, जो व्यापार कर रहे थे इंडिया में, अब वो प्रभुत्व में आ जाते हैं, और उन लोग अपने कंपनियों से जो है वो संघर्ष कर करके फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनियां सभी कंपनियों को पराजित करते हुए आगे आ जाती है, और वही उसका हुकूमत हो जाता है, आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे पहले पुर्तगाल आया, लेकिन देखते देखते स्पेन हो, चाहे फ्रांसीसी कंपनियां हो, चाहे आपका यहाँ पे ब्रिटेन की कंपनियां आपको मिल जाएगी, डच के कंपनियां जिसे नीदरलैंड कहते हैं, सॉरी बात ना, डेनमार्क की कंपनियां, कई कंपनियों का आगमन भारत में हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले एक बेसिक बात यहाँ पर कर ले, अगर इस चीजों को समझ गए होंगे तो अभी थोड़ा सा आपको समझाते चले बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ समझना क्या है, इस पे हमारी बातों पे फोकस करेंगे। ठीक है, समझना ये है भाई मेरे कि आगमन के कारण क्या था, अगर भारत में आ रहा है तो क्या कारण, तो कई कारण तो पहले समझ गए और इंपॉर्टेंट। एक तो 1453 ईस्वी में जो आपका कुस्तुनतुनिया है उस पर तुर्कों के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया जाता है ना, और इसका कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा, याद रखें। इसके अलावा भारतीय वस्तुओं की जो मांग है यूरोप के बाजारों में ज्यादा है। आप भौगोलिक रूप से ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप जो है वो ठंडा प्रदेश है, समझ रहे बात ना, इधर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो इन ठंडे प्रदेशों में मांस की खपत ज्यादा होता है। तो मांस को ये लोग क्या करते हैं कि ठंडे प्रदेशों में मांस में कुछ जो है वो मसाले लगा के, नमक लगा करके उसे रखते हैं, कई दिनों तक वो सेफ रहता है, और बाद में भी वो यूज करते हैं। मसालों का खपत ज्यादा है, और इसमें ऐसे भी जान रहे हो कि अगर मांस है एकदम बढ़िया वाला मसाला मिल जाएगा, एकदम चकाचक जबरदस्त लगेगा। अब मांस खाली नमक में बोर बोर के खाएगा बढ़िया से पका के तो अच्छा लगेगा, मसाला लग जाएगा तो मस्त हो जाएगा। तो ये लोग मसाला खूब चाहते हैं, इधर मसाला की खूब खपत है। और भारत की भौगोलिक अगर स्थिति देखे तो भारत में मसाला जो है वो अच्छे खासे में पाया जाता है, खास करके केरल। तो इसलिए इनके बहुत सारी चीजों की ऐसी जरूरत है जो अपने यहाँ था, और जो अपने यहाँ नहीं था वो इधर भी था। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो है वो काम शुरू हो गया। तो याद रखेंगे कि भारतीय वस्तुओं की मांग जो है वो ज्यादा थी। इन वस्तुओं की मांग अगर ज्यादा में, अगर आपको चीजें भी याद रखना है कि कौन कौन वस्तुओं की मांग था भाई, तो मांग की अगर बात करेंगे तो इसमें भारत से याद रखेंगे रेशम है, रेशम जाता था। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो रेशम के अलावा अगर बात कर लेंगे तो आप जानते होंगे मसाला है, क्या है भाई, तो मसाला है। ऐसे कई चीज, मसाला में भी इलायची, दाल, मिर्च, ये सब चीजें की वस्तुओं की, भारत की वस्तुओं की मांग यूरोप में ज्यादा था। इसके अलावा ये भी था कि कहीं ना कहीं यूरोप में खोज हुआ था, उसमें कई चीजों का खोज हो गया था। पहले बताएं कि लेखक लेखक कभी उभे साइंस कहीं ना कहीं इस सब यूरोप में पुनर्जागरण भी हो गया। तो वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में जाकर के, चाहे धार्मिक बात हो तो धर्म को प्रचार करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले तो ये लोग कंपास भी खोज लिए थे, दिशा सूचक। मतलब है कि अगर समुद्र में जा रहे हैं तो खुले महासागर में चले जाइएगा, आपको कहीं पता नहीं चलेगा, चारों पट्टी महासागर दिखेगा, किधर पूरब किधर पश्चिम समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास दिशा सूचक है कि अगर कहीं भी अगर गए हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, समझ रहे बात ना। तो अगर इस तरह की अगर स्थिति है तो कहीं भी आप महासागर में जाकर के देखिए, यही कारण था। अगर आप इसको इतिहास को समझना चाहे बढ़िया से तो इधर जो है वो उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका। ठीक, यहां से याद रखेंगे कोलंबस जो है वो स्पेन के रास्ते जो है इधर आया, और दिशा बेचारा भूतला जाने के कारण फिर कंपास नहीं था, और दिशा भूतला जाने के कारण आना चाहिए था, नीचे चल गया इधर, और ये अमेरिका के पास में जो द्वीपीय देश है इधर खोज दिया, अच्छा मिल गया भारत। अब भारत मिल गया, बाद में कह रहा बुड़बक है, हम भारत के आदमी को देखवे नहीं किए हैं। अब पहले व्यापार नहीं होता था, पहले तो व्यापार होबे करता था। भारत के आदमी गोर गोर नहीं होता, अमेरिका देने वाला आदमी गोर गोर मिले लगा, ताकि अच्छा ये तो इंडिया नाम भी दे दिया, लेकिन इसको बाद में कह दिया रेड इंडियन, समझ रहे बात ना। तो इधर जो है वो अमेरिका के जो आपका तटीय इलाका है, कोस्टल इलाका है, उसकी ही खोज याद रखेंगे। डायरेक्ट वे में कहा जाता है कि अमेरिका की खोज जो है वो कौन किया, तो स्पेन के व्यक्ति जिसका नाम क्या है भाई, तो कोलंबस है।
हालांकि कोलंबस रहने वाला इटली का है, लेकिन स्पेन के राजा पैसे खर्च कर रहे थे कि भाई हमारे तरफ से कौन नाविक जो है वो जाएगा एकदम पूरा माहिर हो, है ना, खोज करने के लिए। तो ये कोलंबस गया था, इसमें कोलंबस का नाम हुआ। ठीक है, 1492 की बात है। उसके बाद जो है वो वास्को डी गामा यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप जान गए। अब ये ध्यान सुनेंगे, एक और भी कहा जाता है 3G की चाहत, इसके बारे में हम लोग जो है वो अगले कक्षा में आराम से देखेंगे। बेसिकली अभी थोड़ा सा आपको समझा दे, ये ना लगे कि भाई ये नहीं पढ़ रहे हैं, छूट जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज समझेंगे। 3G ये नाम दिया गया है इतिहासकारों का, वो लोग नहीं 3G कहता है, मतलब उन लोग का मेन मकसद था कि भारत में जब आए तो भारत में खूब सारा जो है सोना है, इसको भी हम यूरोप ले जाए। और बहुत सारे धन के लालच में भी ये लोग आए थे। भारत में लग रहा था कि काफी ये धनी है, चाहे वो खनिज हो, चाहे खेती बाड़ी का इलाका हो, कृषि का उत्पाद हो, इन सब में भारत धनी है। तो ये कहीं ना कहीं धन के लालच में भी भारत आना चाहते थे। इसके अलावा इनके यहाँ ये ईसाई मिशनरी वगैरह था, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक अच्छा देश देख रहे थे कि सब असब है, यहाँ पे जाके प्रचार प्रसार करके और अपने धर्म का जो है वो प्रचार करे। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मतलब गॉड, आपसे ग्लोरी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, याद रखेंगे, किसके लिए? प्रतिष्ठा। ये पढ़े लिखे थे, थोड़ा सभ्य थे, ये भारत में है, इनको बहुत ज्यादा भारतीयों का, इससे भी एक समझ बात, अतिथि को हम लोग देव के समान मानते हैं। और गोर लोग हैं तो जानबे करते हो कि गोर आदमी करिया आदमी के आधार पे भी भारतीय हम और आपके द्वारा भी भेदभाव कर लिए जाते। अगर आपका 4 गोर एकदम बढ़िया बढ़िया दोस्त हो तो उसको कहीं भी ले जाइए, काय भाई भाई गोर है। अगर आपका गांव है और गांव में अगर अमेरिका से 4 आदमी आए तब पूरा तान के एकदम खातिरदारी करिए। कहेला मोहल्ला में देखेगा, कहे भाई हमारा ही आया है 4 गोर, तो लगेगा कि फलना के लड़का के अमेरिका तक पहचान, अमेरिका से आदमी बोले लेता, पूरा गांव उठ करके आ जाएगा दिखावे। और जैसे पूरा गांव उठ करके आ गया तो आपके यहाँ खटिया नहीं था तो आप पलंग की व्यवस्था करा दिए, कुर्सी की व्यवस्था करा दिए, मांग करके अपने भुइयां में खाते थे, जमीन पर जो है कि खाना खाते थे, तब पड़ोस से डाइनिंग टेबल लेकर के आ गए। अब उसको लग रहा है कि हमको तो पूरा इज्जत, समझ रहे बात ना, मतलब रिस्पेक्ट पूरा दे रहा है। तो अगला आदमी के मजा आएगा कि नहीं आएगा? तब तो रही बार बार आवे के मजा मन करबे करेगा ओकरा। तो वो कहीं ना कहीं उन लोग को लगता था कि भारत में जो है बहुत ज्यादा जो है हम लोग को प्रतिष्ठा मिलता है, या तो हमारी ज्ञान के बदौलत, समझ रहे बात ना, या फिर ईश्वर हमें जो सब बनाया है और ये लोग सब है। तो इस तरह से वो लोग प्रतिष्ठा के लिए भी भारत में आना चाहते थे, अपने धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे और भारत से खूब सारे खजाना जो है वो अपने देश ले जाना चाहते थे। इसलिए इन तीनों को लेकर के 3G की संज्ञा जो है वो दी गई है। जी का मतलब एक गोल्ड, एक का मतलब गॉड, एक का मतलब हो गया ग्लोरी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। अगले एक मुख्य चार्ट की बात आएंगे तो ये यहाँ से मुख्य रूप से बात चलेगी और इसके बाद जो है वो क्लास ज्यादा नहीं, एक छोटा सा चार्ट है, उसके बाद चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक, ये चार्ट क्या है कि डेटा है, आपको समझा दे मुख्य रूप से। अब यहाँ से आपको क्लास समझना है, यहाँ से आप डेटा देंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये भी चाहते तो लिख के लाते, लेकिन लिख देंगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, हम लिखेंगे, आप देखेंगे, हम एक एक बात बोलेंगे, आपको ज्यादा याद हो। किसी बात पे हम फंस भी जाएंगे, यह हो सकता है कि हमको लग रहा है कि ठीक ही बोल रहे हैं, ध्यान कहीं और था, मुंह से टंग से कुछ और निकल रहा है, और आप उस बात पर पकड़ लीजिएगा कि सर ये गलती बताएं, तब उस समय आपका जो कहीं ना कहीं माने बोर्ड और टीचर से कनेक्टिविटी बनाने का जो कहीं ना कहीं पावर है ना, बढ़ जाएगा। समझ रहे बात? आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। कब ऐसा कब होता है? जब टीचर एक गलती करते, अब बच्चे ऐसे पढ़ाते हैं, ये गलती है, ये होता है, वो होता है, आपका कंसंट्रेंसी पावर बढ़ जाएगा, मजा आने लगेगा। कई बार लगता है कि जान से गलती करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना में सबसे पहले पुर्तगाली का हुआ। याद रखेंगे किसका हो गया भाई? तो पुर्तगाली का। आप याद रखेंगे पहला कंपनी किसका बना भाई? तो पुर्तगाली का। याद रखेंगे पुर्तगाली का। ठीक, अगली बातें याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक भी है। अब जो ट्रिक बढ़िया है उसी पर याद रखेंगे कि पुत्र अड़ा, कौन अड़ा भाई? पुत्र अड़ा, और डैड फंसा, यही ट्रिक है, याद रखेंगे। तो जो पहले से चल रहा है और अच्छा है तो उसमें चेंजिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, याद रखेंगे। पुत्र का मतलब हो गया पुर्तगाल, पुत्र का मतलब क्या हो गया? पुर्तगाल। अब ध्यान सुनेंगे, तो पुर्तगाल का जो कंपनी बना भाई, ये 1498 में, याद रखेंगे 1498 में पुर्तगाल का कंपनी आया, पुर्तगाल में कंपनी स्थापित। उसके बाद अड़ा है आपका, ठीक है, तो अ से जो हो जाएगा अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप समझ जाइए। तो ये आपका अंग्रेज समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना 1600 ईस्वी में होता है, आप जान ही रहे। ठीक है, चलिए अगली बातें कर लेंगे। तो पुत्र अड़ा, ड है तो ड से डच हो जाएगा, ड से क्या हो जाएगा भाई? तो ड से आपका डच है।
डच की अगर स्थापना की बात कर लेंगे तो 1602 में होता है, भारत में 1605 में कंपनियां बनाएगी। इसकी स्थापना 1600 में हुई है। भारत में पहले आपका कारखाना 1608 में रखेगा, अस्थायी होगा, बाद में 1613 में स्थायी बना लेगा। इन सब पे हम आते हैं, लेकिन पहले एक एक चीज याद करा दें, ठीक है। डच के बाद अगर बात कर लेंगे तो डेनिश हो जाएगा। डच के बाद कौन हो जाएगा? डेनिश। डैट का मतलब डेनिश आप याद रखेंगे, डैट का मतलब डेनिश। अब बेसिक बात ये भी बता दे कि डच किसको कहते हैं, तो आप डच को या तो नीदरलैंड कह दीजिए, नीदरलैंड कह दीजिए, या फिर आप इसी को हॉलैंड कह दीजिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, डच को कहते हैं। दरअसल नीदरलैंड देश है और वही के निवासी भाषा संस्कृति को डच कहते हैं, समझ रहे बात ना। तो डच किसको कहते हैं? नीदरलैंड वाले को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो नीदरलैंड में जो कंपनियां है डच कंपनी के नाम से जानी जाएगी। डेनिश किसको कहते हैं? तो डेनमार्क को। याद रखेंगे किसको कहेंगे? तो डेनमार्क को कहेंगे। किसको कहते हैं? ये आपका डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेनमार्क, क्लियर। चलिए, तो ये आपका डेनिश हो गया, जिसे डेनमार्क कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। भारत में कब आते हैं? तो 1620 ईस्वी में आते हैं, और भारत में पहला फैक्ट्री 1620 ईस्वी में डेनिश वाले जो है वो भारत में करते हैं। कहां करते हैं इस पर भी बताएंगे। चलिए अगली बात, अगला एक कंपनी और, डैड फंसा का मतलब फ्रांस भी आप याद रखेंगे। तो एक होगी आपका फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रांस की कंपनी, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी कंपनी की जो आपका स्थापना है वो 1664 में होता है। कब होता है भाई? तो 1664 में, याद रखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में। और भारत में कब आती है ये कंपनी? तो ये भारत में आती है 4 साल बाद आएगी, तो 1668 ईस्वी में आएगी। भारत में डेनिश कंपनियां कब आती है? तो 1620 ईस्वी में। भारत में डच की स्थापना 1602 में, भारत में भी 1602 में आएगी, लेकिन भारत में कारखाना जो है वो लगाएगी 1605 में। याद रखेंगे 1605 में, ठीक है। अंग्रेज 1600 ईस्वी में इसकी कंपनी स्थापना सब ब्रिटेन में हो गया इसका, ठीक है ना। और ये भारत में आएगा जाकर के 1608 ईस्वी में, ठीक है। और ये अस्थायी कारखाना फिर आपका इसके बाद 1613 में अस्थायी कारखाना। 1498 में वास्को डी गामा जो है वो कहीं ना कहीं पुर्तगाल से आया, और आगे चल के पुर्तगालों की जो कंपनियां है इसकी पहले ही लग गई। तो ये पहले भी आया, पहले कंपनियां लगा। याद रखेंगे भारत से सबसे बाद में ये गोवा छोड़ करके जाता है, गोवा पर इसका कब्जा हो गया था। गोवा राज्य को अनुच्छेद 2 के तहत बताया गया, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा उसको भारतीय संघ में शामिल किया गया, वो पॉलिटी का हिस्सा हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 2 4 1 5 कंपनियों का आने का क्रम, स्थापना का क्रम। तो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो है वो भारत में नहीं हुआ है, अपने इसके देश में हुआ है, ठीक है। और इन कंपनियों की स्थापना होगा तो लाभ के चक्कर में जो है वो सब भारत के रास्ता देखेंगे और भारत में आकर के व्यापार करेंगे। हालांकि सभी कंपनियां, ये सब कंपनियां भारत में आएगी, लेकिन भारत में व्यापार करते करते इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा कुछ लालची है, ज्यादा स्वार्थी है, और ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में इन सभी कंपनियों से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष करेगा भारत में, और एक एक कंपनियों को पराजित करते हुए जो है मुख्य रूप से भारत के क्षेत्र जल जमीनों पे कब्जा कर लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद से जो है वो आपका उपनिवेशवाद में तब्दील कर देगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बातें ध्यान सुनेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है। जिंजीर कंपनियों का जिस देश में स्थापना हुआ उस समय, अब इंडिया के पक्ष से भी आपको देखना है कि भारत में किसका किसका शासन चल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में या तो सुल्तानों का शासन होगा या तो बादशाहों का शासन होगा, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिए, क्योंकि पहले अगर बात कर लेंगे पुर्तगाली, तो पुर्तगाली का स्थापना 1498 में हो रहा है। तो 1498 में बात करेंगे तो आप जानते हो कि मुगलों के बादशाह को मुगल अपनाएगा, बादशाह की उपाधि लगाने वाला बाबर है आपका, समझ रहे बात ना। तो बाबर से पहले जो सुल्तान होते थे, सल्तनत काल होते थे मुगलों से पहले, वो सब सुल्तान थे। तो सुल्तान की अगर हम बात कर लेंगे तो पहला आपका दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जिसे कहते हैं लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश का हुकूमत चल रहा था। इसे लोधी वंश में आपको शासक का नाम आपको याद रखना है। शासक का नाम होगा सिकंदर लोधी। क्या है? तो सिकंदर लोधी हो जाएगा, ठीक है। ये भारतीय शासकों के नाम हम लोग लिख रहे हैं कि भारत में उस समय में कौन से शासक थे, ठीक है। चलिए, अगर अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ तो 1600 में भारत में कौन था भाई? तो आप जानते हो कि 1600 ईस्वी की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें भारत के बादशाह थे जिसका नाम अकबर। पूरे मुगल काल के सबसे महान शासक जो है वो अकबर। इनके समय काल आपको याद रखना है
1500 जो है वो आपके 56 से लेकर करके पानीपत के दूसरा युद्ध होता है और विक्रमादित्य यही जो कोई पराजित कर देता है इनका जो आपका बैरम खां है, ठीक है, वजीर। चलिए अब ध्यान सुने, तो संरक्षक कर लीजिए शुरू में। तो 1556 से लेकर करके और 1605 ईस्वी तक इनका समय है, ठीक। तो 1605 में मतलब डच की भी जो स्थापना 1602 में हो रही है, तो ये भी भारत में सम्राट कौन हो जाएंगे, तो अकबर हो जाएंगे, ठीक। अब दोनों जगह पे उनका टाइम पीरियड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। डेनिश कंपनियों की बात कर लेंगे, तो डेनिश की जब स्थापना हुआ है तो भारत में कौन शासक है ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में कौन हो जाएंगे, तो जहांगीर हो जाएंगे, अकबर का ही लड़का है। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है और वही जो है वो जहांगीर के रूप में जाना जाता है, तो ये जहांगीर हो जाएगा, ठीक। जहांगीर का जो समय काल आता है, अकबर का मृत्यु 1605 में होता है और 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का शासन चलता है, जिसमें 1611 से जहांगीर के शासन काल में इनकी पत्नी जो है बाद में आती है, एक पत्नी जिसका नाम नूरजहां होती है और नूरजहां का प्रभाव जो है वो ज्यादा चलता है। यही नूरजहां के जो माता जी है वो अशफाक बेगम जो है वो आपका इत्र के खोज की है, भारत में इत्र के खोजकर्ता के रूप में जानी जाती है ना। चलिए, तो ये अब फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना 1664 में हो रहा है। तब भारत में कौन है भाई, तो आप जानते हो कि जहांगीर है और जहांगीर के बाद जो है शाहजहां बनेगा गद्दी पे और शाहजहां के बाद जो है शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष होता है 57-58 के दौरान। और ये याद रखेंगे औरंगजेब जो है वो याद रखना है आपको कि 1658 में गद्दी पे बैठता है और इसकी मृत्यु 1707 को होती है। ध्यान सुनेंगे, तो इस समय जब फ्रांसीसी कंपनियों का वहां पे फ्रांस के अंदर में कंपनी की स्थापना होती है और 1668 में ये भारत में आती है। तब तक अगर भारत में अगर बात कर लेंगे तो किसका शासन है भाई, तो भारत में औरंगजेब का शासक, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको याद रखना है। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कंपनी आई तो कहां कहां अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, ठीक है। इसमें हम लोग तमाम बातों में बात कर लेंगे कि डच कैसे मसूलीपट्टनम में लगा रहा है, ठीक है। इसके अलावे में फ्रांस की कंपनियां और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों जो है वो गुजरात के सूरत में आएगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अस्थायी कारखाना बनाएगी, फिर 1613 में अस्थायी बना लेगी। फ्रांसीसी कंपनियां वहीं पे आकर के 1668 में। तमाम बातें हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे और ये एक आपका डेटा है जो याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जानते हो कि अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस किया, रहने वाला ये इटली का है, ठीक है। और खोज किस देश से किया है, स्पेन से, तो क्रेडिट स्पेन से मिलता है, ठीक है। भारत की खोज 1498 ईस्वी में कौन किया, वास्को डी गामा। और ये किस देश का है भाई, तो ये आप जानते होंगे कि ये पुर्तगाल का है, ठीक है। पुर्तगाल का, यही भारत की खोज किया, ठीक है। और ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये 1642 आपको याद रखना है, ठीक है। 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड की जो है वो याद रखेंगे, तस्मान के द्वारा जो है इसकी खोज की गई है और इसे आप हॉलैंड भी कह सकते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है, तो आप भारत से जैसे ही याद रखें, मान के चलिए कि इंडिया है, तो इंडिया के नीचे में श्रीलंका है। आप जैसे ही इधर में जाएंगे तो इधर में आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के और बगल में जाइएगा तो आपको द्वीपीय देश के रूप में न्यूजीलैंड मिल जाएगा, ठीक है। इसकी खोज तस्मान के द्वारा की गई, हॉलैंड के है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जस्ट बगल में ही है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया की खोज 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ उसी बार करने वाले आदमी कैप्टन जो है वो जेम्स कुक है। और ये कैप्टन जेम्स कुक किस देश का है, तो याद रखेंगे ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। तो चलिए, इतनी बातें जो है वो आज याद रखेंगे। धीरे धीरे हम लोग क्लास देखेंगे, धीरे धीरे आपको नोट्स भी मिलते जाएगा, तो घबराने की जो कोई बात है भाई वो नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे इतना अच्छा डेटा हो जाएगा, इतनी सारी जानकारी हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं अगर एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ अब जो है वो ठीक है। पहले होता है कि थ्योरी आप पढ़ लीजिए, काहे ना आप ऊपर ही पढ़िए, तेज बच्चों की तरह आपको सारी बातें याद नहीं रहता है, लेकिन आपको एक बार सुन के पार हो जाना है, ठीक है। चीजों को समझने का प्रयास करना है, वो याद रहे या मत रहे उससे मतलब नहीं है, एग्जाम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एक बार पूरे थ्योरी को सुन लीजिए और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस खूब करिए। सर बात, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तब जाके सब चीज फिट हो जाएगा और फिर एग्जाम में जब चीजें आएगा तो एकदम दिमाग आपका जो है पानी की धारा की तरफ बहेगा। समझ रहे बात ना, हवा से भी तेज बहेगा, ये यकीन मानिए आप। चलिए, बाकी हम मिलते हैं किसी अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।